एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ रहस्य मलेशियाई एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का रातों रात हवा में गायब हो जाना। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम चर्चा की तरह नहीं, बल्कि एक लीड इन्वेस्टिगेटर की तरह इस केस को डीकोड करेंगे। इसे एक कोल्ड केस डॉसियर मानिए, जहां हम सिर्फ हार्ड डेटा, राडार पिंग्स और साइंटिफिक एविडेंस पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के फैक्ट्स की गहराई में चलते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। गुड नाइट। MAS 370 8 मार्च 2014 रात के 1:19 बज रहे थे। कैप्टन ज़हारी अहमद शाह के ये शब्द बिल्कुल नॉर्मल थे। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें वियतनाम के एयर स्पेस से संपर्क करने को कहा था और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये एक रूटीन जवाब था। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि इन बिल्कुल शांत और सामान्य शब्दों के बाद बस एक अंधेन खामोशी छा गई। ये इस प्लेन से आया आखिरी मैसेज था। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई इमरजेंसी कॉल, बस सन्नाटा। आइए टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। रात 12:42 पर 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ कुआलालंपुर से एक बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ होता है। लेकिन उड़ान भरने के महज 39 मिनट बाद 0121 AM पर जैसे ही विमान वियतनामी एयर स्पेस में एंट्री लेता है, वो अचानक सिविलियन रेडार से पूरी तरह गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू होने में 4 घंटे लग गए। सुबह 6:32 पर जब ये प्लेन बीजिंग में लैंड नहीं हुआ, तब दुनिया को समझ आया कि कुछ बहुत भयानक हुआ है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। रात 0222 पर मलेशियाई मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को बिल्कुल उल्टी दिशा में उड़ते हुए कैप्चर किया था। भाग 1, बदलता हुआ सर्च एरिया। अब यहीं से ये जांच शुरुआती घटनास्थल से हटकर एक ग्लोबल सर्च ऑपरेशन में बदल जाती है। शुरुआत में लॉजिक के हिसाब से खोज दक्षिण चीन सागर में शुरू हुई, जहां प्लेन राडार से गायब हुआ था। लेकिन फिर वो मिलिट्री राडार वाला डेटा सामने आया। उसने दिखाया कि प्लेन ने एक यू टर्न लिया और पश्चिम की ओर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ उड़ान भरी। तो सर्च टीम्स वहां गईं। लेकिन तभी कुछ ऐसा डिजिटल डेटा सामने आया जिसने पूरी जांच को ही पलट कर रख दिया और खोज को हिंद महासागर के एक विशाल गहरे हिस्से की ओर मोड़ दिया, जिसे हम 7th आर्क या 7वां आर्क कहते हैं। भाग 2, डिजिटल सुराग। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां फिजिकल समंदर को छानने के बजाय इन्वेस्टिगेटर्स ने अदृश्य डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगालना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रडार से गायब होने के बाद भी प्लेन पूरी तरह से डार्क नहीं हुआ था। बैकग्राउंड में प्लेन का सिस्टम अभी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के साथ ऑटोमैटिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। इसे सैटेलाइट हैंडशेक कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका फोन बिना एग्जैक्ट लोकेशन बताए किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हो। इन सिग्नल्स में कोई जीपीएस डेटा तो नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के एंगल और टाइमिंग का इस्तेमाल करके प्लेन की लोकेशन कैलकुलेट करने का एक कमाल का तरीका निकाल लिया। 7 ये नंबर इस केस में बहुत अहम है। रडार से गायब होने के बाद प्लेन ने सैटेलाइट के साथ पूरे 7 बार ऑटोमैटिक हैंडशेक किए। हर एक हैंडशेक ने एक नया दायरा बनाया। और वो जो 7वां और आखिरी हैंडशेक था ना, उसी ने ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में उस 7वें आर्क की लोकेशन तय की। यहीं पर जाकर प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ होगा। भाग 3, सिद्धांतों का मूल्यांकन। लोकेशन तो मिल गई, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि प्लेन आखिर वहां गया ही क्यों? केस फाइल में 3 मेन थ्योरीज हैं, जिन्हें हम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। जांच में मुख्य रूप से 3 बातें सामने आई। पहला, पायलट का इरादतन कृत्य, यानी जानबूझकर प्लेन क्रैश करना। दूसरा, टेररिस्ट हाईजैकिंग। और तीसरा, हाइपोक्सिया या कोई भयानक टेक्निकल फेलियर। हर एक थियरी के फेवर में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर थियरी को चैलेंज करने वाले काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी उतने ही मजबूत हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पायलट सुसाइड थ्योरी की। इन्वेस्टिगेटर्स को कैप्टन ज़हारी के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। डेटा रिकवर करने पर पता चला कि उन्होंने एक ऐसा रूट सिमुलेट किया था जो MH370 के असली रास्ते से काफ़ी मैच करता था। यह सुनकर किसी को भी शक होगा, है ना? लेकिन इसके उलट कैप्टन ज़हारी का करियर रिकॉर्ड एकदम बेदाग था। वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पायलट थे। उनकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी जो इस तरह के किसी खौफनाक कदम की वजह बन सके। अब आते हैं टेररिस्ट हाईजैकिंग पर। फ्लाइट में 2 ईरानी पैसेंजर्स थे जो चोरी के इटालियन और ऑस्ट्रियन पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। शुरुआत में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगा, लेकिन जब इंटरपोल ने जांच की
तो पता चला कि उनका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ यूरोप में बसने के लिए शरण मांग रहे थे। तो ये हाईजैकिंग वाला एंगल भी यहीं खत्म हो गया। इसलिए एविएशन एक्सपर्ट्स जिस थ्योरी को सबसे ज़्यादा पॉसिबल मानते हैं वो है हाइपॉक्सिया या टेक्निकल फेलियर। इसके हिसाब से केबिन में अचानक कोई खराबी आई जिससे ऑक्सीजन एकदम से ख़त्म हो गई। पायलट और पैसेंजर्स बेहोश हो गए। ट्रांसपॉन्डर तो बंद हो गया था, लेकिन प्लेन का ऑटो पायलट चलता रहा और वो विमान एक घोस्ट फ्लाइट की तरह सीधा दक्षिण की ओर उड़ता रहा जब तक कि फ्यूल की आखिरी बूंद भी खत्म नहीं हो गई। ये थ्योरी उस लंबी खामोशी और सीधे फ्लाइट पाथ को काफी हद तक एक्सप्लेन करती है। भाग 4, भौतिक साक्ष्य और नई तकनीकें। जब $160 मिलियन का विशाल सर्च ऑपरेशन बिना किसी नतीजे के बंद कर दिया गया तो लगा जैसे केस क्लोज हो गया। लेकिन तभी फिजिकल एविडेंस समंदर से बाहर आने लगे। 27, जी हां, पूरी दुनिया से, खासकर अफ्रीकी तटों से इस प्लेन के ठीक 27 टुकड़े बरामद किए गए हैं। 2015 में रियूनियन द्वीप पर मिला फ्लैपरॉन इसका सबसे पहला और बड़ा सबूत था। इन 27 टुकड़ों ने यह साबित कर दिया कि MH370 क्रैश हुआ था और इसी ने इस केस को पूरी तरह से बंद होने से बचा लिया। लेकिन मलबे का मिलना ही काफी नहीं था, ये जानना जरूरी था कि वो टुकड़े वहां पहुंचे कैसे। इसके लिए साइंटिस्ट ने ड्रिफ्ट एनालिसिस का यूज किया। उन्होंने समुद्र की लहरों और धाराओं की स्पीड को रिवर्स इंजीनियर किया, ये देखने के लिए कि मलबा बहना कहां से शुरू हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस साइंटिफिक एनालिसिस ने बिल्कुल उसी 7वें आर्क की तरफ इशारा किया जो सैटेलाइट डेटा ने बताया था। यानी डेटा के दोनों सोर्स आपस में 100% मैच कर रहे थे। भाग 5, WSPR नेट ब्रेक थ्रू। 2022 में रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने एक ऐसी रिसर्च पब्लिश की जिसे इस केस का सबसे बड़ा और शायद आखिरी ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। दुनिया भर में रेडियो ऑपरेटर्स लगातार हवा में कमजोर रेडियो वेव्स भेजते रहते हैं। आप सोचिए, जब एक विशाल हवाई जहाज इन अदृश्य वेव्स के बीच से गुजरता है तो वो उन्हें डिस्टर्ब करता है ना? गॉडफ्रे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो इन्हीं सिग्नल्स में आई मामूली सी डिस्टर्बेंस को एनालाइज करता है। इस तरीके से रेडार बंद होने के बावजूद उन्होंने उस प्लेन के इनविजिबल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर लिया। और इस नई टेक्नोलॉजी का रिजल्ट क्या निकला? उस विशाल अंतहीन समंदर में सर्च एरिया सिमटकर सिर्फ 40 नॉटिकल माइल का रह गया है। कैलकुलेशन के हिसाब से MH370 का मलबा उसी 7वें आर्क में पानी की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे समुद्री खाइयों और अंडरवाटर वॉल्केनोज के बीच कहीं मौजूद है। यह अब तक का सबसे सटीक, सबसे पिन पॉइंटेड एस्टिमेट है। अब एक नई खोज की चर्चा जोरों पर है और इस बार सर्च टीम्स के पास एक बेहद सटीक नक्शा है। तो जाते जाते ये सवाल हम सबके दिमाग में रह जाता है, क्या रेडियो वेव्स और डेटा साइंस का ये कॉम्बिनेशन उस रहस्य को सुलझा पाएगा जिसने लगभग 1 दशक से दुनिया को उलझा रखा है? क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस ठंडे 4 किलोमीटर गहरे पानी से MH370 का सच बाहर निकाल पाएगी? एविडेंस मौजूद हैं, बस इंतजार है तो उस आखिरी खोज का। इस डीप डाइव विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सीखते रहें और सवालों के जवाब तलाशते रहें।